एक सैन्य संगठन है जिसका नाम है नेटो, जिसका जिक्र आप टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, युद्ध में, संघर्ष में हर जगह सुनते होंगे। लेकिन नेटो के लेकर बार बार ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि यूरोपीय देशों में फूट पड़ने की वजह से नेटो का यह सैन्य संगठन खतरे में है। अमेरिका भी नेटो संगठन से निकलना चाहता है, तो क्या नेटो टूटने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज के इस खास पेशकश में हम आपके लिए दो चीजें कवर करेंगे। पहला, नेटो आखिरकार क्या है, नेटो की संरचना क्या है, और दूसरा, क्या वाकई यूरोपीय देशों में मतभेद है, क्या अमेरिका और फ्रांस में मतभेद है। तो चलिए जानते हैं पहले नेटो के बारे में। नेटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसे उत्तर अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। वर्तमान में इसके 32 सदस्य देश हैं। नेटो से सबसे बाद में जुड़ने वाले देश हैं अल्बानिया और क्रोएशिया। इन दोनों ने साल 2009 में नेटो की सदस्यता ग्रहण की थी। नेटो का मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम है। नेटो की स्थापना क्यों हुई थी, सवाल सबसे बड़ा यही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व के सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। सोवियत संघ के इस कदम से अमेरिका सहित यूरोप के देशों को लगा कि सोवियत संघ वहां साम्यवादी शासन की स्थापना करना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाने की पहल की जो कि सोवियत संघ के अतिक्रमण से पूरे वेस्ट की रक्षा कर सके, यानी पश्चिमी देशों की रक्षा कर सके। इसके लिए अमेरिका ने 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन में नेटो की स्थापना की, जिस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क। दरअसल नेटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अगर राजनयिक प्रयास विफल हो जाते हैं तो यह किसी समस्या का समाधान करने के लिए सैन्य शक्ति का सहारा भी ले सकता है। आपको याद होगा कि नेटो देशों की संयुक्त सेना ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ एक बहुत लंबा ऑपरेशन चलाया, एक बहुत लंबी जंग लड़ी, और कुछ ऑपरेशंस तो आज भी जारी हैं। इसके अलावा अभी नेटो की संयुक्त सेना कोसोवो, अफ्रीका और भूमध्य सागर के क्षेत्र में भी सक्रिय है। लेकिन नेटो अपने अनुच्छेद 5 की वजह से सबसे ज्यादा जाना जाता है या चर्चा में रहता है। नेटो का मूल इसकी स्थापना संधि का अनुच्छेद 5 है, जिसमें यह कहा गया है आर्टिकल 5 में, नेटो चार्टर के आर्टिकल 5 के मुताबिक, कि नेटो के सदस्य देशों में किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि आज की तारीख में किसी नेटो मुल्क पर अगर अटैक होता है, मान लीजिए फ्रांस पर होता है, जर्मनी पर होता है, पोलैंड पर होता है, तो सारे 32 देशों पर यह हमला माना जाएगा। इसका प्रयोग अब तक सिर्फ एक बार किया गया है, 2001 में 11 सितंबर के हमलों के एक दिन बाद। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति सहयोगी देशों के समर्थन को प्रदर्शित करने के लिए नेटो ने अपने इतिहास में कई मिशन चलाए हैं, जिनमें 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अफगानिस्तान में किया गया मिशन भी शामिल है। सितंबर 2021 में उस समय तैनात 10,000 कर्मियों की वापसी के साथ ही यह मिशन नेटो का खत्म हो गया। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे समीकरण बने हैं जिससे नेटो के टूटने का खतरा बनता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही अमेरिका वाले नेटो में बवाल मचा हुआ है। अमेरिका ने नेटो की कमांडरशिप से हटने का ऐलान किया, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बनाने की तैयारी में जुटे हैं। इस मुद्दे पर यूरोपियन कंट्रीज में भी फूट पड़ चुकी है, जिसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने फ्रेंच आर्मी को तैयार करना शुरू कर दिया है। फ्रांस के हर घर तक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कुछ पर्चे बंटवा रहे हैं। इन पर्चों में युद्ध की स्थिति में लोगों को क्या करना है, कैसे रहना है, कहां रहना है, कैसे खाने पीने की व्यवस्था करनी है, ऐसी तमाम जानकारी दी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मैक्रों डर रहे हैं क्या? क्या युद्ध की तलवार यूरोप की तरफ घूम चुकी है? क्या रूस अमेरिका के करीब आने से फ्रांस को खतरा है? और अगर हां, तो क्या फ्रांस की सेना रूस या अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है?
ट्रंप मैक्रों के बीच बहस तनाव की बस शुरुआत थी। अब तक यूरोपीय देशों पर बयान से वार करने वाले ट्रंप अब एक्शन लेना भी शुरू कर चुके थे। फिर मौका आया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश की, जिसमें ट्रंप ने सीधे पुतिन को फोन घुमा दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका रूस के एक साथ आने का पहला मौका तब आया जब सऊदी अरब में युद्ध को खत्म करने को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में रूस था, अमेरिका था, सऊदी अरब की धरती थी, पर यूरोप कहीं नहीं था। शुरुआत से अब तक यह लड़ाई पश्चिमी देशों और रूस की थी, लेकिन ट्रंप के आते ही पश्चिमी देश बिखर गए और हद तो तब हो गई जब नेटो के खिलाफ ट्रंप की बयानबाजी तेज हो गई। मामला यूरोप पर टैरिफ लगाने से आगे बढ़कर नेटो की कमांडरशिप त्यागने और नेटो के नाम पर युद्ध में फिजूल खर्चे तक पहुंच गई। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि किसी देश के युद्ध का खर्च अमेरिका क्यों उठाए। उनका यह रुख नेटो के मूल सिद्धांत के खिलाफ था, जिसमें नेटो सदस्य देश पर हमले की स्थिति में नेटो का एक साथ आकर जंग में कूदना शामिल था। अब यहीं से टकराव बढ़ता जा रहा है और फ्रांस अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। फ्रांस ने कुछ बड़े प्रस्तावों में काम करना शुरू कर दिया है। इसमें पहला, यूक्रेन को युद्ध में सैन्य सहायता जारी रखना था। फिर टैरिफ का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी सामान का बहिष्कार करना। मैक्रो ने यूरोप के लिए परमाणु शील्ड पर भी बातचीत फिर से शुरू कर दी है। एक दूसरे के करीब आए फ्रांस अमेरिका में अगर हम देखें तो फ्रांस ने ऐसे वक्त पर बड़े फैसले लिए जब रूस अमेरिका के एक दूसरे के थोड़ा करीब आ गए। अब यह समझना जरूरी है कि अगर अमेरिका और रूस एक साथ आते हैं, चाहे वो सैन्य बातचीत हो, कूटनीतिक मामला हो या फिर रणनीतिक समझौते के रूप में ही क्यों ना हो, तो यूरोप के लिए कई जोखिम उभर सकते हैं। कैसे? पहला, यूरोप की सुरक्षा काफी हद तक नेटो पर निर्भर है, जिसमें अमेरिका की भूमिका सबसे बड़ी है। अगर अमेरिका रूस के साथ किसी सौदे में अपनी प्रतिबद्धता कम करता है तो नेटो कमजोर पड़ सकता है। इससे रूस को यूक्रेन जैसे क्षेत्रों में अपनी आक्रामकता बढ़ाने का मौका मिल सकता है, जो पूर्वी यूरोप के लिए सीधा सीधा एक बड़ा खतरा होगा। फ्रांस की सेना कर पाएगी अमेरिका और रूस का मुकाबला? यह भी एक सवाल है। इसे निपटने के लिए यूरोप की सैन्य क्षमता मजबूत होनी चाहिए और इस मामले में सबसे मजबूत फ्रांस ही है। फ्रांस की सैन्य क्षमता की बात करें तो फ्रांस की सेना यूरोप की सबसे शक्तिशाली और पेशेवर सैन्य शक्तियों में से एक है। फ्रांस का इतिहास भी युद्ध से भरा रहा है, ऐसे युद्ध जिसे फ्रांस अपनी ताकत, अपनी क्षमता के दम पर जीता है। अपने समय में फ्रांस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रह चुका है, जिसने हर युग में अपने आप को मजबूत और बहुत मजबूत किया। हालांकि आज ऐसा कहना मुश्किल है। चलिए फ्रांस की सैन्य ताकत का आकलन करके इसके सैनिकों की संख्या, उपकरण, परमाणु क्षमता और वैश्विक तैनाती के आधार पर करते हैं। अभी फ्रांसीसी सेना में सक्रिय सैनिकों की संख्या 2,03,000 है, जिनमें 1,21,000 थल सेना, 36,000 नौसेना और 41,000 वायुसेना में शामिल हैं। इसके अलावा 60,000 से अधिक रिजर्व सैनिक हैं। जेंडरमैरी जो आंतरिक सुरक्षा और सैन्य पुलिस का काम देखती है, इसमें करीब 1 लाख जवान हैं। बात फ्रांस की परमाणु क्षमता की करें तो फ्रांस की सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा आधार इसका परमाणु ढाल है। फ्रांस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा परमाणु शक्ति वाला देश है। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं। फ्रांस के पास 4 ट्रायम्फेंट श्रेणी की पनडुब्बियां M51 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जो 8,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके अलावा फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान ASMP-A परमाणु क्रूज मिसाइलों से लैस है, जो छोटी लेकिन प्रभावी ताकत से बड़े दुश्मनों को रोक सकती है। इसके अलावा फ्रांस के पास एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद हैं। फ्रांस के पास टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ी है, परमाणु संचालित विमान महापोत हैं, परमाणु पनडुब्बी है, फाइटर जेट्स की बेशुमार सीरीज है, जो इसे यूरोप का सबसे मजबूत सैन्य शक्ति बनाता है। फ्रांस की सेना मजबूत है, जरूर है, लेकिन रूस या अमेरिका की तुलना में इसकी संख्या और संसाधन सीमित है। रूस ने फ्रांस पर हमला किया या अमेरिका या बाकी देशों से सहयोग नहीं मिला तो अकेले दम पर अकेले टिकने में फ्रांस को मुश्किल होगी। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है जितना आसान बोलना या कल्पना करना है, क्योंकि फ्रांस तक पहुंचने से पहले रूस को जर्मनी, पोलैंड और बाकी यूरोपीय देशों का भी सामना करना पड़ेगा। इसी से निपटने के लिए मैक्रो न्यूक्लियर शील्ड की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी मैक्रो इस प्रस्ताव का जिक्र कर चुके हैं। इसके मुताबिक पूरा यूरोप अपने परमाणु हथियारों को साझा करेगा। हालांकि खतरा सिर्फ जंग का नहीं है, खतरा उस एकता को भी है, उस गठजोड़ को भी है जो टूटने के कगार पर है, जो पूरी पश्चिमी जगत को जोड़ कर रखता था, यानी कि नेटो। फ्रांस समेत पूरे यूरोप को डर है कि अमेरिका रूस का गठजोड़ यूरोप में राजनीतिक एकता को तोड़ सकता है, खासकर तब जब अमेरिका नेटो से पीछे हटेगा
या रूस के साथ ऊर्जा और व्यापार जैसे मुद्दों पर सहयोग करेगा। ऐसी स्थिति यूरोपीय देश में विभाजन बढ़ा सकती है, जिसका खतरा अभी से फ्रांस को डरा रहा है और फ्रांस अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। चलते हैं न्यूज रूम और करते हैं इस पर विस्तार से चर्चा। शुक्रिया विवेक आपका। विवेक ने हमें बताया कि आखिर नाटो देशों की स्थापना क्यों हुई, एक नाटो एक संगठन क्यों बनाया गया, क्यों यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और कनाडा ने मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली संगठन बनाया जिसका एकमात्र मकसद था कि सोवियत संघ के वर्चस्व को खत्म करना। लेकिन क्या अब नाटो में सब कुछ ऑल इज वेल है? नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा और न्यूज रूम में आपका स्वागत है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, जो अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं, या कई बार वो ऐसे बयान दे देते हैं जो अतिशयोक्ति से ज्यादा कुछ नहीं लगती, चाहे आप भारत पाकिस्तान जंग को रुकवाने का ही क्रेडिट क्यों ना ले लें। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन को लेकर कुछ ऐसा कर दिया, स्पेन यानी नाटो की एक कंट्री, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कहा कि स्पेन को अब नाटो से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। अब इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल इस साल डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रस्ताव लेकर आए थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जितने भी नाटो कंट्रीज हैं, ये अपने जो रक्षा बजट हैं उनमें 5% अपनी जीडीपी का वो रक्षा बजट के लिए निकालेंगे। लेकिन जिस समय ये प्रस्ताव लाया गया था उस समय ही स्पेन की तरफ से इसे खारिज कर दिया गया था और साफ कहा गया था कि नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। स्पेन के अपने तर्क हैं और वो तर्क वाजिब भी हैं। पेड्रो, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उस समय कहा था कि अगर हम अपने रक्षा बजट को बढ़ाते हैं, जीडीपी का 5% देते हैं, तो इसका सीधा जो असर होगा वो हमारे स्वास्थ्य विभाग पर होगा, वो हमारे शिक्षा पर होगा और वहां पर महंगाई बढ़ सकती है। इसीलिए स्पेन जो है वो अपने रक्षा बजट में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर स्पेन को इसी तरह बाहर करने की वो धमकी देते रहे तो क्या ये नाटो जो मुल्क हैं, एक साथ ये सारे जो नाटो मुल्क हैं, वो एक साथ रह पाएंगे या नहीं? सवाल ये भी उठता है क्योंकि पिछले कुछ समय से जो नाटो कंट्रीज हैं वो रूस को लेकर बहुत ज्यादा आशंकित हैं। रूस के कई सारे ड्रोन्स या फिर विमान को नाटो कंट्रीज की सरहदों के आसपास देखा गया है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से इस बात को बहुत साफ तरीके से कहा गया कि नाटो कंट्रीज को इस बारे में आराम से सोना चाहिए, रूस हमला नहीं करने वाला। लेकिन नाटो कंट्रीज की एक आशंका जो है वो बढ़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रक्षा बजट बढ़ाने के जरिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उनके व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं या मकसद कुछ और है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं। किरण जी, मेरा नाम है किरण और यहाँ पर बात जब चल रही है नाटो देशों की और क्या अब उसमें दरार पड़ते हुए दिखाई दे रही है, तो ये सवाल एक वाजिब सा सवाल है। हर किसी के जहन में ये बातें आ रही होंगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार अब तक टैरिफ के जरिए अन्य देशों के ऊपर में एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो नाटो के अंदर में भी यही एक तरह से सर्कमस्टांसेस लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी उनके तरफ से एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो किया जा रहा है। जिस तरह से आशीष ने भी जिक्र किया कि जो रक्षा जो उसका बजट है उसमें बढ़ाने की बात जो है वो की और 5%, लेकिन अगर स्पेन ने मना कर दिया, जो कि 2006 में ऑलरेडी डिसाइडेड था कि 2% जो है वो किया जाएगा और उतना ही जो है खर्च होगा तमाम देशों की तरफ से, जितने 38 देश जो है इसके अंदर में है, 38 देश जो इसमें शामिल है, उनकी तरफ से 2% ही जो है हर देश जो है अपनी तरफ से देगा रक्षा को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के। अब ऐसे में जब इसकी बढ़ोतरी हो रही है तो क्या स्पेन का मानना इतना जरूरी है? और अगर वो ना माने तो क्या सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि उसे निकाल बाहर करो, क्योंकि गरीब देश है वो, और वो उन्होंने दूसरे देश के साथ बैठ करके ये प्लानिंग तैयार कर ली है। लेकिन आपको बता दें कि नाटो के अंदर में कोई एक देश जो है वो किसी भी तरह से कोई फैसला नहीं ले सकता है, सहमति हर किसी की होनी चाहिए, और जहां जिसकी मेजोरिटी, जो हमेशा से हम देखते आए हैं, मेजोरिटी होगी, उसी के आधार पर वो पूरा फैसला जो है वो लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप
जो कि अब तक में एक कहे कि हम देश के अंदर देख लें, उनके खुद के देश के अंदर में लोग जो है उन पे से भरोसा कम करने लगे हैं। बाकी देशों के साथ, चाहे भारत जो उनका बहुत अच्छा दोस्त था, वो एक नाराज दिख रहा है। उस मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप घिरते चले आ रहे हैं और अब जब नाटो देशों के अंदर में भी उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है, एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की है कि मैंने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है, उसे मानना होगा, नहीं मानोगे तो नाटो से निकाल बाहर करेंगे। तो क्या अब नाटो के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भी एक कहे कि एक अशांति वाली, एक असमंजस वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न होगी, एक डिसलाइक वाली स्थिति जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल अब तक के जितने भी रिसर्च मैंने जो पढ़ाई अभी की है, कोशिश की है समझने की चीजों को, उसमें मैंने ये समझा है कि ये एक तरह से असहमति है, लेकिन वो कहते हैं ना कि मतभेद है, मनभेद नहीं है। यानी कि टूट के कगार पर तो बिल्कुल नहीं है। इस तरह के मतभेद आते रहते हैं, कई देशों की तरफ से इस तरह के बयान जो है वो आ जाते हैं सामने में। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा रोका जाएगा कि आप प्रेशर नहीं दे सकते हैं किसी को भी? पलक। देखिए, जो बात आशीष ने कही और किरण ने कही, इससे ऐड ऑन करते हुए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब नाटो कंट्रीज में जिस यूनियन की, जिस एकता की, जिस यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, वो नज़र नहीं आई थी। देखिए, पहले नाटो को हम समझते हैं, इसका शॉर्ट सिंपल ये है कि कुछ देश आपस में ये सहमति करते हैं, 32 मेंबर्स जो हैं, कि अगर एक देश के ऊपर कोई अटैक होगा तो वो सबके ऊपर अटैक जो है वो माना जाएगा। ये सिंपल हम डेफिनेशन, बाकी जो हमारे दर्शक नाटो को ना समझते हो। अब इसे क्या हुआ कि इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट में जब टेंशन्स हो रही थी, तब नाटो में जो यूनिटी है वो जग जाहिर हुई। दो कंट्रीज ऐसी थी जो खुलकर इजराइल के सपोर्ट में कहें या मिडिल ईस्ट के अगेंस्ट ईरान या फिर हमस के अगेंस्ट आना नहीं चाहती थी और इजराइल के सपोर्ट में नहीं आना चाहती थी। उस समय स्पेन जो है उसने बहुत रिलक्टेंस दिखाई थी कि आप जो हमारे एयर बेसेस हैं वहाँ पर आपको अगर मान लीजिए इजराइल में कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, कुछ चाहिए, तो वहाँ पर अपने एयर बेसेस के ऊपर उन्होंने वो सपोर्ट जो है वो नहीं दिया था। ये पहली दफ़ा हुआ था जब स्पेन की तरफ से एक रिलक्टेंस जो है वो नज़र आई थी। तो ये साफ हो गया था कि जी नाटो जो देश है उनमें एकता नहीं है। फिर दूसरी बार, ये तो एक बहुत कॉमन रीज़न था ही कि एक पता चल गया कि स्पेन जो है वो नहीं चाहता। दूसरा जो जिक्र आशीष ने भी किया था कि आपको अपनी जीडीपी का 5% जो है वो रखना चाहिए डिफेंस बजट के ऊपर, इसके ऊपर भी स्पेन की तरफ से सहमति जो है वो नहीं आई, रिलक्टेंस उन्होंने यहाँ पर भी दिखाया। तीसरा पॉइंट ये है कि स्पेन के साथ साथ अब अलग अलग कंट्रीज जो है वो अपने अनुसार जो है वो अपने रिलेशंस बिल्ड कर रही है। फ्रांस भी उसमें से एक है। जब मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ टेंशन्स हो रही थी, तो ट्रंप की तरफ से जो बयान दिए जा रहे थे, जो बातें कही जा रही थी, फ्रांस के प्रेसिडेंट की तरफ से उस तरीके के बयान जो है वो सामने नहीं आ रहे थे। वो ईरान के साथ थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए नजर आ रहे थे, बार बार सीज फायर का जिक्र कर रहे थे, बार बार ये बात कह रहे थे कि ये युद्ध जो है वो और एक्सकलेट नहीं होना चाहिए। उसके पीछे उनका रीजन ये था क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर टेंशन होगी, आपने रशिया में तो अपनी एक टेंशन क्रिएट करके वॉर शुरू करके अपनी इकोनॉमी को तहस नहस कर ही लिया है। यूरोपियन कंट्रीज को सबसे ज्यादा वो भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, ये कंट्रीज हो। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अगर ईरान, वो पोर्ट का पूरा एरिया है, अगर वहां से वो बंद होगा तो मिडिल ईस्ट से जितना भी आपका व्यापार हो रहा है या फिर वहां पर जो ऑयल ट्रेड हो रहा है वो ब्लॉकेड हो जाएगा। तो उस वक्त भी फ्रांस जो है वो अपने देश के हित के बारे में सोचते हुए बार बार बयान जो है वो दे रहा था। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो नाटो देश है अब वो अपनी कंट्री के बारे में पहले सोच रहे हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनके ट्रेड डील्स, उनके दूसरे देशों के साथ क्या रिलेशंस है, क्या वो बिगाड़ने से अगर अमेरिका का फायदा हो रहा है और उनकी कंट्री का नुकसान हो रहा है, तो क्या इस तरीके से ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए, जिसमें स्पेन और फ्रांस जो है वो थोड़ा अलग रास्ते पे नजर आ रहा है। और दोनों ने बहुत बारी ये क्लियर कर दिया कि हमारी रणनीति जो है वो नाटो से अलग हो सकती है। फ्रांस के लिए भी बहुत बार हम देख रहे हैं कि बहुत नेगेटिव जो बयान है, स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रंप की तरफ से सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दो कंट्रीज ऐसी हैं जिसके लिए अभी ट्रंप जो है बहुत स्केप्टिकल, या अमेरिका कहें उनकी नीति जो है थोड़ी स्केप्टिकल नजर आ रही है। यश, देखिए, अभी 32 देशों की बात करी, नेटो के मेंबर्स की पलक ने बात करी, समझाया आपको। मुझे ऐसा लगता है नेटो और हाल ही में जो अभी ये स्पेन के बीच में फिनलैंड की मीटिंग हुई जब ट्रंप से, जो उस पर जो डेट्स हैं, मुझे लगता है डेट समझना बहुत जरूरी है। 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जब आई गई थी तो उसका एक ही कारण था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ये 32 देश मिले थे, उस टाइम कम थे लेकिन आज के टाइम में 32 देश, उस टाइम 12 देश, उस टाइम 12 देश थे।
तो उन सबको मिलके कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक हम ऐसी कमेटी बनाएं, एक ऐसी संगठन बनाएं जिसको मिलके हम आगे चलें, और आगे आने वाले टाइम में सोवियत यूनियन, उसके बाद वो रशिया बना, तो उनसे भी हमारे को एक सेफ्टी चाहिए कि, और उस सबसे बड़ी बात, नेटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है? अटैक ऑन वन नेशन इज अटैक ऑन ऑल नेशंस। इस लाइन को बहुत महत्वपूर्ण बनाया गया तब से लेकर आज तक। अब हमने बात करी 1949 की, अब हाल ही की बात करते हैं जून 2025 की, जब ये नेटो ने बोला गया, ट्रंप ने बोला गया बेसिकली कि नेटो के सभी मेंबर्स को अपना जीडीपी का 5% आपको जो डिफेंस बजट में देना है। अब इसमें हाल ही में क्या हुआ कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर जो वहां पे सैंचेज है, पेड्रो सैंचेज इनका नाम है, उन्होंने उसके लिए मना किया, और उन्होंने इस चीज को लेकर मना किया कि नेटो के जो हेड हैं उनसे बात आपस में रजामंदी करते हुए कि हम नहीं देंगे। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, 9 अक्टूबर में ट्रंप ने ये बोल दिया फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए कि ऐसा नहीं है, हम स्पेन को निकाल देंगे। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है जो हमने पहले भी न्यूज रूम में मैंने सवाल उठाया है, क्या ट्रंप की नीतियों से पूरी दुनिया चलेगी? क्या ट्रंप की नीतियों से नेटो का पूरा भविष्य तय होगा? क्या ट्रंप की नीतियों से मिडिल ईस्ट में नेटो बनेगा? मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप अभी भी उस अपने बड़बोलेपन पे कायम है, और वो अपनी उन्हीं स्टेटमेंट से कि आज मैं किसी भी देश को, कि यूएसए के नीचे कोई देश नहीं है, हाल ही में हमने देखा कि रशिया, इंडिया, चाइना एक साथ खड़े हैं, उसको देख के नेटो में जो रशिया की जो स्टेटमेंट्स आई, फिर ट्रंप ने बयानबाजी करी, फिर हम आज के हालात देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान की युद्ध को सीज फायर कराने में ट्रंप सारा योगदान लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये कुछ और नहीं, एक उनका इकलौता अलग एक स्टेटमेंट है जिसको लेके वो पूरी पब्लिसिटी लेना चाह रहे हैं, जिसको लेके वो वर्ल्ड में सेंटर में फिर आना चाह रहे हैं कि अगर मैंने नेटो का एक देश निकाल दिया, वो बहुत बड़ा अगर है, अगर वो हो जाता है तो मुझे लगता है पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड डायनामिक्स बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। लेकिन ये होगा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर अमेरिका को फायदा होगा, और जिस नीति के साथ डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं कि अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाना है, तो उस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और ये उसी का एक हिस्से के तौर पर आप इसे देख सकते हो। और दूसरी बात यह है कि अगर यहां पर किसी भी मुल्क ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेके, तो ये माना जाएगा कि ज्यादातर नेटो कंट्रीज जो है वो घुटने टेकना शुरू कर देंगी, क्योंकि सबको अमेरिका की छत्र छाया में रहना है। लेकिन इन सभी कंट्रीज इस बात को भी जानती हैं कि कल को अगर रशिया के साथ युद्ध हो गया तो अमेरिका अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ रशिया पर हमला नहीं करेगा, वो अपने कुछ बटालियंस भेज देगा, कुछ वो अपने एयरफोर्स के जहाज भेज देगा, 2-4 ट्रक वो अपने हथियार के भेज देगा, वो महज 2 या 3% अपने इक्विपमेंट्स वहां पर भेजेगा, वो रूस के साथ हमला नहीं करने वाला। इस मुताबिक ये समझा जा सकता है कि नेटो को खुद अपने ही जो है सदस्य अमेरिका पे भरोसा जो है वो पूरी तरह से नहीं होगा। ऐसे में देखिए, जो स्पेन के ऊपर में लगातार दबाव जो है यहाँ पर बनाया जा रहा था, उसको लेकर के यहाँ के प्रधानमंत्री पेड्रो ने भी जो है इसको पूरी तरह से खारिज किया है। जो कहा गया है कि एक गरीब कंट्री है, इसको निकाल देना चाहिए, अगर वो नहीं यहाँ पर 5% तक में जो है वो रक्षा बजट में दे सकते हैं। तो इसका जिक्र भी देखिए यहाँ पर पेड्रो करते हुए दिखाई दिए कि ये उनकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। और वाकई इस तरह की बयानबाजी का आना, वो भी डोनाल्ड ट्रंप जैसे, मतलब यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से, ये कहीं ना कहीं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि काफी शेयर मार्केट में भी चीजें जो जाती हैं उसका भी प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, और इसी को देखिए सीधे तौर पर नकारा गया है। इन सबके बीच में हम सब जानते हैं कि ट्रंप की मंशा क्या कुछ है इस तरह के बयानबाजी के बीच में। इसमें कोई भी जो है बातें छिपी हुई नहीं है कि वो आखिरकार अपना दबदबा जो है वो बनाना चाहते हैं, और जिसका जिक्र लगातार हम सब जो है हर बात में कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ये उसी के तहत जो है ये पूरी चाल जो है यही है डोनाल्ड ट्रंप की, प्रेशर दे करके, बार बार कह करके, अपनी डेस्परेट यहाँ पे डेस्परेशन दिखा करके कि नहीं ये तो मुझे ही मिलना चाहिए, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। ये अब ये पहला लीडर है जो जबरदस्ती कह रहा है सम्मान चाहिए। मतलब इवन सुबह तक में ये बातें आई हैं। जब आज दोपहर में ये बात हो रही थी, जब ट्रंप को अवार्ड मिला भी था, तो तब ये बात हो रही थी कि सुबह तक बात हो रही थी, शाम को तो बस क्लियर हो ही गया था आज, लेकिन दोपहर तक ये बात हो रही थी कि ट्रंप को मिलेगा नहीं मिलेगा। अब चर्चा इस चीज को AI जनरेटेड फोटो जो नेतन्याहू, अरे जो नेतन्याहू, इजराइल, अमेरिका, ठीक है आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप पहले ही कुछ अवार्ड डिसाइड कर रहे हो तो मुझे लगता है आपने वर्ल्ड लीडर्स हो, आपको ये समझने की जरूरत है कि वर्ल्ड लीडर्स में फर्क होता है और एक स्कूल या कॉलेज के लीडर में फर्क होता है। आप एक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप सिर्फ अपना जब बयान देते हो तो वो नेतन्याहू का बयान नहीं है, वो इजराइल का बयान है। ट्रंप को समझना पड़ेगा, आप दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश अगर हो तो आप सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं हो, आप एक बिजनेसमैन थे पहले, अब आप एक प्रेसिडेंट हो। तो ऐसी बयानबाजी, खुद को करना, खुद को लाइमलाइट में लाना, मुझे नहीं लगता शोभा देता है। मैं सुबह की चीजें अभी देख रही थी, वो कह रहे बराक ओबामा ने क्या कर लिया ऐसा जो उनको ये प्राइज मिल गया था। मतलब
आपके मतलब आप जिस देश के अभी प्रेसिडेंट हैं और उनके जो पहले के प्रेसिडेंट रहे, आपने किस तरह से बराक ओबामा का नाम ले लिया कि उनको गलत ये पीस प्राइज मिला? मतलब नहीं, ये अपने हालांकि ये आप बात बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा उन्होंने लिखी थी 2020 में। उन्होंने इसमें इसका जिक्र किया है कि जब मुझे पहली बार बताया गया कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, तब उन्होंने भी ये सवाल किया था कि मुझे आखिर क्यों नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। ये उनका बड़प्पन है नहीं, आशीष। ये आप देखिए, इस ये बात को भी बड़प्पन है समझिए इस कि चीज को। बराक ओबामा को नॉमिनेट कब किया गया? जब बराक ओबामा ने शपथ ग्रहण किया, उसके 11 दिन के भीतर बराक ओबामा को नॉमिनेट कर दिया जाता है। बराक ओबामा ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया था कि बराक ओबामा को नॉमिनेट किया जाए, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी तो वैसे भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि टाइमलाइन जो 31 जनवरी की थी वो पहले ही पूरी हो चुकी थी। 14 फरवरी को उनका नामांकन गया था। जाहिर तौर पर यह नामांकन 2026 के लिए जाएगा और उसको उस समय कंसीडर किया जाएगा। तो नियमों के मुताबिक रेस में कहीं भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक खासियत है कि आज से 124 बार, यानी 124 बार अभी तक नोबेल का शांति पुरस्कार अलग अलग लोगों को, संगठनों को मिल चुका है। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार पर चर्चा तब होती थी जब वो नोबेल शांति पुरस्कार किसी को मिल जाता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस राजनीति को ऐसा घुमाया, इस नोबेल प्राइज की राजनीति को, कि प्राइज मिलने से पहले उसके नाम पर चर्चा होने लगी, नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। और पहली बार ऐसा हुआ कि मीडिया को वहां पर कवर करने के लिए कुछ इंटरनेशनल मीडियाज को वहां पर एंट्री दी गई है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का करिश्मा था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने हेडलाइन बना दी। इससे पहले कभी भी, 20 साल का मेरा भी करियर हो गया, मैंने कभी भी नोबेल पुरस्कार की हेडलाइन पुरस्कार से पहले चलती हुई नहीं देखी है। इतने दिनों पहले उन्होंने पिछले 5-6 महीने से गदर काट के ये भी तो रखा एक था। बड़ी वजह है ना कि आप जिस पोजीशन पे हैं, आप एक जिस कंट्री के आप वहां पर प्रेसिडेंट हैं, आपका इस तरह से, और एक नहीं, एक बार कहते तो फिर भी चीजें समझी जा सकती थी, एक नहीं 2 3 4 5 6 7, मुझे लग रहा है एंड तक आप इस बात को कहते नजर आए हैं और बार बार आपने इस बात पे प्रेशर दिया है कि मुझे नहीं मिला, समझिए इसके पीछे कोई ना कोई प्लानिंग जरूर की गई होगी। तो ये हेडलाइंस बनना तो तय था, इसमें तो कोई दोहराए जो है वो यहाँ पर निकल करके चीजें सामने नहीं आती है। लेकिन ऐसे में देखिए, तमाम ये चर्चा हुई है खासतौर से नेटो में दरार को लेकर के, तो दरार होगी नहीं, देखना यह है कि बाकी देश इसको किस तरह से संभालते हैं, अमेरिका का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है इसको किस तरह से झेलते हैं, यही खास आज का मुद्दा रहा है। और वहीं जो जानकारी भी पलक ने भी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। इसी के साथ हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक पर से जब वापस लौटेंगे तमाम देश दुनिया की खबरें जो है इंडिया डेली पर आप देखेंगे न्यूज रूम में। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।